सुल्तानपुर डकैती कांड की जिसे लेकर सियासत खूब हो रही है, लेकिन सियासत कौन कर रहा है ये हम आपको बताएंगे। देखिए, मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव फायर हैं। अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी था। अखिलेश यादव आज भले ही मंगेश यादव जैसे अपराधी में भी जाति ढूंढ रहे हों, लेकिन आज हम आपको सुल्तानपुर डकैती कांड की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं और वो जगह भी दिखाएंगे जहां लूटपाट का सामान लेकर आया गया था, और साथ ही ये भी बताएंगे कि एनकाउंटर पर जाति और धर्म की राजनीति आखिर कौन कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मंगेश यादव एनकाउंटर का सबसे बड़ा सबूत। सुल्तानपुर डकैती का रायबरेली कनेक्शन। कमरा नंबर 404 में रची गई डकैती की साजिश। रूम नंबर 404 में ही लाया गया था लूटपाट का माल। आज भले ही एनकाउंटर पर सियासी खींचतान जारी है, अखिलेश यादव बार बार एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं, लेकिन डकैती कांड का अब रायबरेली कनेक्शन भी सामने आ गया है। ये जो कमरा नंबर 404 आप देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां मंगेश यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की साजिश रची और फिर डकैती का माल लाकर इसी कमरा नंबर 404 में छिपा दिया। ITI कॉलोनी का यही वो 404 नंबर का घर है। घर का ये दरवाजा कुंडी खुली हुई है, खोलकर हम अंदर चलते हैं, आपको डिटेल दिखाते हैं। इसी घर में वो लुटेरे बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले से रह रहे थे। ये घर के अंदर की तस्वीरें हैं, ये गद्दे बिछे हुए हैं, उन लुटेरों के कुछ गमछे, कुछ कपड़े, कुछ सामान भी रखे हुए हैं। यहीं पर लाकर लूट का सारा सामान रखा गया था। दरअसल 1 महीने पहले से इसी घर में रहकर वो पूरी साजिश भी रची गई थी कि कैसे होना है, क्या होना है, कैसे करना है। देखिए, उनका तमाम सामान यहाँ पर जो नमकीन की पैकेटें हैं, कपड़े हैं, पंखा है, वो सब बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। इन्हीं घरों में आकर वो रहे थे, यही वो पूरी जो साजिश है वो रची गई थी। ये सबूत है अखिलेश यादव और उन तमाम लोगों के जो एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं, यूपी पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। खाली कमरा है, इनमें अलमारियां हैं। पुलिस ने यहाँ पर पहुंचकर पूरे कमरे की तफ्तीश की, पूछताछ अड़ोस पड़ोस के लोगों से भी की, कौन थे ये, यहाँ कैसे रह रहे थे। ये अलमारी है और इन्हीं कमरों में, इन्हीं जगहों पर रहकर वो पूरी साजिश रची गई थी। वो पूरी प्लानिंग की गई थी कि कैसे अटैक करना है, क्या कुछ होना है। जो हमलावर थे, जो मूल साजिश करने वाले थे, जिनमें से एक ने कोर्ट में सरेंडर किया, 2 का हाफ एनकाउंटर हुआ, एक मंगेश का एनकाउंटर में मौत हो गई। ऐसे 1-2 नहीं बल्कि तमाम सबूत हैं जो ये बताते हैं कि मंगेश यादव 28 अगस्त को ज्वेलर्स की दुकान में डकैती डालने में शामिल था। जौनपुर पुलिस ने मंगेश यादव की गिरफ्तारी से पहले उसके घर पर दबिश दी थी। इस दौरान मंगेश की बहन ने 2-3 महीने से मंगेश के बाहर होने की बात कही थी, लेकिन जब एनकाउंटर हो गया तो उसी बहन ने मंगेश को जबरदस्ती घर से उठा ले जाने का दावा कर दिया। यहाँ नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम प्रिंस यादव। प्रिंस यादव। प्रिंस यादव क्या लगती हो मंगेश के? उनकी बहन। मंगेश कई बार जेल गए हैं? सर 2 बार। कहाँ से? सर जौनपुर से एक बार सुल्तानपुर से। अच्छा। वो खाए कमा के यहाँ शहर में। कितने दिन से गए हैं बाहर? अरे होगी 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ, अरे होगी 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ। सोमवार को 2 बजे रात को आके जबरदस्ती लेकर गए और हम लोग पूछने लगे तो बोले कि पूछताछ करके छोड़ देंगे। 6-7 लोग पुलिस आए थे। क्या इनाम उनके ऊपर पहले से क्या घोषित था? कुछ ऐसा इनाम पैसा? नहीं, कुछ नहीं था। कुछ है? कुछ नहीं। अब इस वीडियो को देखिए जिसमें साफ देख सकते हैं कि ज्वेलरी की दुकान में लूट से पहले रेकी की गई। ADG STF अमिताभ यश के मुताबिक 2 बार रेकी हुई थी। इसी दौरान CCTV में विपिन सिंह कैद हो गया। अब इस बाइक चोरी के CCTV फुटेज को देखिए जिन बाइक को लूट के दौरान इस्तेमाल किया गया। उन 2 मोटरसाइकिल की चोरी जौनपुर से की गई थी। अमिताभ यश ने बताया कि
चोरी की योजना मंगेश यादव ने बनाई थी। मंगेश यादव भी चोरी में शामिल था, लेकिन अखिलेश यादव को तो यूपी पुलिस पर भरोसा ही नहीं रहा और अखिलेश अपराधी में जाति ढूंढने में लगे। सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई कि चप्पल में इनकाउंटर कर दिया। बताइए आप, कैसा दिमाग है इन लोगों का, क्या होशियारी दिखाई। कौन नई तस्वीर देख करके बता सकता है कि यह झूठा इनकाउंटर हुआ था। ये हालत है तब जब खुद यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार सबूत दिखा चुके हैं कि मंगेश यादव डकैती में शामिल था। वीडियो में दिखा दिया गया, उसमें हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा अपराधी है। इसके बाद से किसी तरह की कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर जाति धर्म की राजनीति कौन कर रहा है। अखिलेश यादव अपराधियों की पैरवी क्यों कर रहे हैं? बदमाशों पर कार्रवाई होती है तो उसमें भी दिक्कत क्यों है? आखिर क्यों वोट बैंक की राजनीति के लिए अपराधियों में जाति ढूंढी जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विसर्जन यात्रा के दौरान पथराव किया जाता है, जिसके बाद विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया। टेलरिंग का यहाँ काम होता था, ये आप देख रहे हैं, ये मैकेनिक की दुकान, और इसको भी आग के हवाले कर दिया गया। बहुत कुछ गुस्सा आया, रोना भी आया, पूरा लाश हो गया। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कर्नाटक के मांड्या में हुई हिंसक झड़प की, जिसने शहर की सूरत बदल दी। गणेश पूजा पर पत्थरबाजी का मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है। बेंगलुरु में हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन लगातार वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस भी लगातार आवाज उठा रहे हैं और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि कर्नाटक सरकार पर तुष्टीकरण का भी आरोप अब लगातार लगने लगा है। अब क्या आरोप लग रहे हैं, किस तरीके से अभी माहौल मांड्या में बने हुए हैं, स्पॉट के जरिए आपको दिखाते हैं। कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान मस्जिद के सामने पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजों ने उकसावे वाली नारेबाजी की और फिर श्रद्धालुओं पर हमला बोल दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। श्रद्धालुओं ने धर्म विशेष के लोगों पर जानबूझकर मांड्या में सांप्रदायिक माहौल खराब करने का आरोप लगाया। बावजूद इसके उपद्रवियों ने कर्नाटक सरकार को चुनौती देते हुए मांड्या में जबरदस्त आगजनी की और वहां हिंदुओं की दुकानों और कारों को आग के हवाले कर दिया। हिंसा की इन तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया। हालांकि मांड्या पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 52 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और एहतियातन हिंसाग्रस्त नागमंगला इलाके में धारा 163 लागू कर दी। लेकिन मांड्या में हुई हिंसा के बाद अब कर्नाटक सरकार और मांड्या के पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मसलन, क्या मांड्या में साजिश के तहत हिंसा हुई? मांड्या पुलिस ने यात्रा को सुरक्षा क्यों नहीं दी? क्या मजहबी पत्थरबाजों को खुली छूट दी गई? क्या मांड्या में पुलिस की कोताही से हिंसा भड़की? ये सवाल इसलिए क्योंकि जानकारी के मुताबिक विशेष समुदाय के लोगों ने मांड्या में पिछले साल भी गणेश पूजा के दौरान बवाल काटा था। बावजूद इसके मांड्या पुलिस ने इस साल गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए, जिसका नतीजा सबके सामने है। मांड्या पुलिस अब भले ही हालात नियंत्रण में होने का दावा कर रही है, लेकिन सवाल है उन लोगों का क्या जिनकी पूरी जिंदगी भर की कमाई को उपद्रवियों ने खाक कर दिया।
मंगला में गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान पथराव किया जाता है, जिसके बाद विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया। इस समय हम मौके पर ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं वहां की जो दुकानें हैं वो किस बदहाल स्थिति में नजर आ रही हैं। ये देखने में मालूम पड़ता है कि टेलर की दुकान होगी और जो सामान है वो भी नजर आ रहा है, राख हो चुका है जलकर। ये देखिए वो मशीन जिससे कपड़े सिले जाते हैं, क्या हालत दिखाई दे रही है। इससे समझ में आता है कि लोगों का कितना भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। मांड्या में हुई हिंसा की कितनी भी निंदा की जाए कम है, लेकिन सवाल है क्या मांड्या में हिंदू श्रद्धालुओं पर हुए इस हमले में हुए नुकसान और लोगों के दर्द के प्रति कर्नाटक सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? आखिर क्यों मांड्या में हुई हिंसा के बाद लोगों का दर्द बांटने केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी पहुंचे, लेकिन कर्नाटक सरकार का कोई भी मंत्री या फिर प्रतिनिधि यहाँ नहीं आया? Proper inquiry has to be conducted and who are the main culprits. For them actually my demand is to act against them. बेशक हिंसा के बाद मांड्या में पुलिस ने सख्ती बरती, जिसके चलते हिंसा को कंट्रोल किया जा सका। लेकिन सवाल है अगर यही मुस्तैदी पुलिस हिंसा से पहले दिखाती और गणेश विसर्जन यात्रा को पुलिस सुरक्षा मिलती तो क्या मांड्या में ऐसे हालात बनते? जाहिर है सवाल जायज है। इसलिए सिस्टम हो या राज्य सरकार, जिम्मेदारी में चूक को लेकर सवाल चौतरफा उठेंगे और उठ भी रहे हैं। पूरा ये घटना जो घटा है, राज्य सरकार इसका जिम्मेदारी लेना चाहिए। जो भी हिंदू कार्यकर्ताओं का अरेस्ट किया है पुलिस की तरफ से तुरंत रिलीज करना चाहिए, हमारा मांग है। और जो नष्ट हुआ है दुकान का आग लगाने से जो भी नष्ट हुआ है उसको राज्य सरकार जिम्मेदारी लेना चाहिए। जो भी नुकसान हुआ है उसको राज्य सरकार भरना चाहिए, पैसे देना चाहिए। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि अगर हिंसा को धर्म विशेष ने भड़काया तो आखिर मांड्या में हिंदू कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी क्यों हुई? बहरहाल मांड्या पुलिस ने इस मामले में अपना दामन बचाने के लिए नागमंगला टाउन के इंस्पेक्टर अशोक कुमार को सस्पेंड कर दिया है और पूरे शहर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लेकिन इसमें शक नहीं कि जो सवाल मांड्या में हुए हिंसा के बाद खड़े हुए हैं वो जवाब दिए जाने तक यूं ही कर्नाटक सरकार को मुंह चिढ़ाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।